प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएस फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के सिलेक्शन में करेंगे व्यक्तिगत फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इससे पिछले एग्जाम क्या था, यंग का डबल स्लिट प्रयोग YDS, वो आपने पढ़ लिया। तो आगे देखिए व्यक्तिगत फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो वही डायग्राम वापस से बनाते हैं, वही डायग्राम वापस से बनाते। देखिए कि आपने पहले पर्दा यहाँ पे क्या लिया था, एक पर्दा लिया था जिसको मैंने L बोला था, इसमें स्लिट S था, स्लिट एक S था। और इसके आगे एक अन्य पर्दा और था जिसको आपने क्या बोला, ये पर्दा S, और आगे एक पर्दा और था जिसको आपने क्या बोला था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा करूंगा जिससे आएगा उतना सही बन जाए। यहाँ आपने पहले एक पर्दा लिया था, ठीक है, जिसमें एक सीट क्या थी, S थी, और इसके आगे दूसरा पर्दा आपने और लिया था जिसमें दो स्लेटें थी। एक को आपने क्या बोला था S1 और दूसरा क्या बोला था S2, S1 और S2। ये आपका स्लेट S1, ये आपका स्लेट S2, ये स्लेट S, ये पर्दा S, ये पर्दा N, और यहाँ आपने एक पर्दा अन्य तीसरा पर्दा और रखा था जिसका हमने पर्दा N बोला था। क्या बोला था, पर्दा N। ठीक है, अब देखिए इसको आप नीचे और बढ़ा सकते हो, तो नीचे बढ़ा और कर दो, यहाँ नीचे आप चाहो तो बड़ा और कलर से डायग्राम आपका सुंदर सा बन जाए आपके जैसा। तो L, M और N। अब देखिए जो देखिए अगर मैं इस बिंदु यहाँ की बात करूँ, इस पर्दे N का केंद्रीय बिंदु है, तो ये जो केंद्रीय बिंदु है वो S1 से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी से S2 पे, यानी ये क्या हो गया, जितनी दूरी इसकी मान, इसको अगर नाम देते हैं तो क्या नाम दे, जो भी नाम दे इसको मान ओ नाम दिया। क्या नाम दिया, O पॉइंट है। O पॉइंट जितनी दूरी से S1 से उतनी दूरी से S2 पे, तो पतांतर कितना होगा 0, तो कलांतर कितना होगा 0, यानी कल वो मतलब त्रिज्या किसमें मिलेगी, समान कला में। यहाँ क्या बनेगा, समकोटि व्यक्तिगत यानी तीव्रता अधिकतम यानी चमक मतलब प्रकाश अधिक, यानी इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब देखिए और इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और इन दोनों के बीच की, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी को S1 और S2 के बीच की दूरी को मान रहे स्मॉल डी। कितना मान रहे, स्मॉल डी मान लेते हैं। और इन स्लेटों पर्दे N के बीच की दूरी को मान लेते हैं कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब हम चाहते हैं ये केंद्रीय, आपको ये मिली कौन सी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, जिसको आपने और बोला, इसको बोला सेंट्रल ब्राइट, हिंदी में कौन लिख दोगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के कितने ऊपर, इसके भाई इसके 10 बार क्या बनेगी, फर्स्ट डार्क बनेगी, पहली काली फ्रिंज बनेगी, तो वो कितनी दूरी पे बनेगी, दूसरी जो आपकी चमकीली बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी, यानी केंद्रीय फ्रिंज से इनकी स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, अब वो निकालेंगे और फिर निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई। तो देखिए तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कोई बिंदु P लेते हैं, कोई बिंदु P लेते हैं, P के वेरिएबल पॉइंट P पर्दे में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। अब बिंदु P पर काली फ्रिंज बनेगी या दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त बनेगी, वो डिपेंड करेगा यहाँ से और यहाँ से इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंग के पथांतर के ऊपर। किसके ऊपर, तरंग के पथांतर के ऊपर। और पथांतर मैंने आपको बता रखा है कि समकोटि व्यक्तिगण में पथांतर n लैम्डा होता है और विनाशी व्यक्तिगण के लिए पथांतर 2n-1 λ/2 होता है। ये जब आपने पढ़ा था व्यक्तिगण गणित की विस्तृत में सारी बातें ढंग से बता रखी है। तो देखिए तो मान लेते हैं कि बिंदु P है, यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं S1, कितनी बार S1P, और यहाँ से ये हो गया कितनी दूरी पे S2P पे। क्या डायग्राम सही बन जाएगा, S2P पे। थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा करना पड़ेगा जिससे कि थोड़ा डायग्राम सही सा बन जाए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे और ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे इसको और ले रहा हूँ जिससे डायग्राम थोड़ा सा सही बन जाए और कोई इसका मेन नहीं है। S2 ये दूरी कितनी है आपकी D, तो यहाँ से एक किरण यहाँ से लेके गए अपन। अब बिंदु P पर मतलब तीव्रता अधिकतम हो गया न्यूनतम, वो डिपेंड करेगा इसके यहाँ S1P और S2P के बीच पथांतर के ऊपर। तो देखिए ये क्या बन गया, केंद्रीय दीप्त, केंद्रीय दीप्त। अब यहाँ से S1P और S1P और S2P के बीच अपने को निकालना है पथांतर। क्या निकालना है, पथांतर निकालना है कि पथ में क्या अंतर है। तो पथांतर निकालने के लिए दो चार तरीके बोलूंगा, पहले लिखूंगा बाद में, पहले समझिए एक बार, पूरा समझिए, लिखवा दूंगा एक बार। यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पथांतर। तो क्या होगा वो S2P माइनस S1P, इन दोनों का अंतर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि S2P में से अगर S1P घटाते तो क्या आएगा, पथांतर। यह आपने कितना मान रखा है D, और इस P की ओर से स्थिति मान लेते हैं स्मॉल y। कितना मान लिया, स्मॉल y। इस बिंदु P की दूरी मैंने यहाँ से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से स्मॉल y मान ली, स्मॉल y। अगर मैं आपसे S2P का मान, S2P का मान, S2P का मान पूछूं तो आपका आंसर होगा ये D है, ये D/2, ये कैपिटल D। तो इसका आंसर आपका आएगा S2P का मान आपका क्या होगा, y + D/2। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ये आपका कर्ण बन गया, ये आपका आधार मान लो, ये आपका लंब, यहाँ तक y, ये पूरा d, तो ये d/2, ये d/2, ये कैपिटल D, तो y प्लस d/2, या ये वाला कौन सा y प्लस d/2, ये d/2 है, y प्लस d/2 प्लस d² के वर्ग का वर्गमूल, फिर माइनस s1p, यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से लाइन खींचे, ये कैपिटल D, ये फिर से d/2, तो ये क्या आएगा वहां यहाँ तक y, तो बनेगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर और प्लस d² वर्गमूल के अंदर, तो ये पतांतर है, ये क्या है पतांतर। लेकिन आपको देखने में लगेगा बहुत सारा बड़ा, तो इसको हल करना अपनी मुश्किल, अपने बस की बात नहीं रहेगी, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। इसमें लगाते हैं अजम्पशन, क्या लगाते हैं, कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल डी है, लेस देन कैपिटल डी है, यानी जो पर्दे की दूरी डी है उसके सामने स्मॉल डी बहुत कम है। बहुत कम मतलब डी का मान आपको जनरली मिलेगा mm में, किसमें मिलेगा mm में, कैपिटल डी आपको जनरली मिलेगा मीटर में, किसमें मिलेगा मीटर में, और यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है वो किसमें मिलेगा जनरली आपको एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि प्रकाश जो आ रहा है लाइट की तरंग जैसे मोटा बात करें तो कहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में होती है। और आपकी बुक की बात करें तो आपकी बुक में लिखा है 3800 एंगस्ट्रॉम से, रेंज अगर 6 रेंजेस के ऊपर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में आपकी बुक में लिखा है। मैंने मोटा बताया कितना 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो पतांतर निकालने का एक तरीका तो ये, दूसरा जो है कि डी लेस देन डी, स्मॉल डी है वो कैपिटल डी की तुलना में बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो अपन यहाँ से S1P और S2P को लगभग समांतर मान सकते हैं। S1P और S2P को लगभग क्या मान सकते हैं अपन समांतर। और मैंने यहाँ से एक लाइन और खींची, जिसको मैंने बोल दिया Q बोल दिया। S1P समांतर है S2P और समांतर भी PQ भी इनके समांतर है। और मान लेते हैं कोण थीटा है, कितना मान लिया, ये वाला कोण अपन ने मान लिया कि ये कोण थीटा है। तो जब भी दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच पतांतर निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए कि मान लो एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों लगभग एग्जैक्ट समांतर नहीं है, नियरली लगभग समांतर, यानी S1P लगभग समांतर है S2P लगभग समांतर है PQ के। तो जब भी दो रेखाएं समांतर होती है या दो तरंगें समांतर होती है तो उनके बीच पतांतर निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से आप लंब डाल दीजिए, ये डाल दिए लंब एक्स्ट्रा, तो ये जो बचेगा ये आपका पथ का अंतर, रास्ते का अंतर, ये इतना एक्स्ट्रा है, इसी को बोलते हैं पतांतर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच पतांतर निकालने का तरीका क्या है कि दूसरी से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए। तो क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसके ऊपर 90, इसके ऊपर 90 डिग्री, क्लियर, ये 90 डिग्री, तो ये कितना, देखिए ये थीटा। अब ये S1P QP और S2P तीनों समांतर है, ये कोण कितना होगा थीटा, क्योंकि संगत कोण बन गए। ये 90, ये थीटा, ये कितना आएगा, ये पूरा 90, तो वापस 90 माइनस थीटा, ये अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज S1 S2 को बोल दीजिए R, S1 S2 R। देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो वापस ये कितना आएगा थीटा, कैसे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से वापस कितना आएगा पता, ये आएगा थीटा। यहाँ से पतांतर निकालने का तरीका मैंने शॉर्टकट मिला आपने को, इतनी बड़ी सारी बात को शॉर्ट में बोलने का शॉर्टकट क्या है, आप देखिए कि अगर त्रिभुज में बात करूं, ये अगर x है तो ये भी, अगर S1P x है तो RP भी कितना, ये भी x होगा, तो इसमें पतांतर आप कौन सा है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला, ये क्या बनेगा आपका पतांतर, यानी डेल x, ये क्या होगा आपका पतांतर डेल x का मान होगा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो त्रिभुज S1 S2 R में, त्रिभुज S1 S2 R में क्या लगा दे अपन, ये निकालना है, जब थीटा के सामने तो क्या लगाए लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब कितना आएगा, ये दूरी यानी डेल x बटा कर्ण कितना आएगा d, डेल x अपॉन d, तो पतांतर आपको मिल गया डेल x बराबर d साइन थीटा, डेल x बराबर d साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, जब कोण बहुत छोटा होता है तो आप साइन थीटा को लगभग क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लगभग टेन थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा डेल x इज इक्वल टू डी टेन थीटा, तो आपको पतांतर का फॉर्मूला ये डेल x और डी टेन थीटा, क्लियर। अब आपको निकालना है y,
तो देखिए टेन क्यों ले देखो टेन। अब क्या निकालना है वाई, ये फ्रिंज यहाँ बनेगी यहाँ, तो कुछ नहीं करना, टेन का मान क्या है यहाँ पे वाई बाई डी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ से आप वाई बाई डी बराबर क्या कर दोगे डी टेन थीटा, डी डेल एक्स क्या, एक मिनट, डेल एक्स बराबर स्मॉल डी और टेन की जगह वाई बाई डी, वाई बाई डी। अब देखिए अगर आपका समकोची व्यक्तिगण है तो डेल एक्स का मान क्या होगा लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, एन लेमडा। अगर आपका विनाशी व्यक्तिगण है तो डेल एक्स क्या होगा लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। ये बात है आपने पढ़ रखी है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब वापस स्टार्ट करते हैं। कितने मिनट हो गई, मिनट हो गई 10, और मैंने आज तक आपको केवल आइडिया दिया। इस पदांतर निकालने का एक तरीका ये, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन लगाते तो दूसरा तरीका शॉर्ट में इतनी बड़ी बात को बोलने का तरीका अपने पास यह, लेकिन ये एक अजम्पशन के बाद में, ठीक है। तो डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, अपन यहाँ पर पदांतर का मान यही लेके चलेंगे। तो अपन वापस से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और पूरा डिटेल से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दिया, ये एक तरीका ये पदांतर निकालने का, और दूसरा तरीका डी को स्मॉल डी का मान इसकी तुलना में बहुत छोटा, ये तो जरूरी एमएम में होगा, ये किसमें होगा मीटर में। तो आप यहाँ से पदांतर निकालने का जो तरीका है वो ये डेल एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक काम में लेकर अपने ये निकालिए पदांतर है। फिर से अजम्पशन लगा दिया कि कौन बहुत छोटा हो तो अपन साइन को लगभग 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा तो डेल प्लस डी टेन थीटा। तो अब करना क्या आपको, अब आपको कॉपी और पेन उठाना है और डायग्राम मेरे साथ साथ लिखना है। तो मैं ये बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। कहाँ से, अपन समांतर मान के ये वाली यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं डिटेल से। पदांतर निकालने का तरीका ये है, अपन क्या करेंगे, लेकिन ये रियल में तो ये, वास्तव में तो ये, लेकिन ये कब आता है कुछ मानने पर। मानना क्या है, यदि डी का मान, यदि स्मॉल डी का मान कैपिटल डी से बहुत छोटा हो तभी आता है। तो देखिए आगे इसको मैं खा रहा हूँ, अब फिर से डायग्राम मेरे साथ बनाइए और फिर लिखिए। अब आपको लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने केवल आपको समझाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इसका एक रीजन ये है, थीटा छोटा बोले, एक रीजन ये भी है कि जो आपके लैम्डा है वो लेस देन डी, अभी दिखाएंगे वो भी कैसे, वो भी यहाँ से आपको प्रूव कर देंगे कि प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य है वो प्लेटों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटी है, क्योंकि वो एंगस्ट्रॉम है और एमएम है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर और एमएम मतलब 10⁻³ मीटर, तो बहुत छोटा होगा नहीं, एंगस्ट्रॉम तो एमएम से छोटा होगा ना। तो यही रीजन इसका भी। तो देखिए आगे, तो अपन क्या करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं कि अपने पास वही, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, अपन आ जाते हैं S1 और S2 के ऊपर ही आ जाते हैं, ये और ये आपका S1 और ये आपका S2, ये पर्दा आपका M पर्दा है और यहाँ पे पर्दा आपका N है, ठीक है। और यहाँ से जो P वेरिएबल पॉइंट है, P पर्दे पर कहीं भी हो सकता है, P पर क्या बनेगा डिफरेंस वो डिपेंड करेगा पदांतर के ऊपर। तो यहाँ से मान लो एक तरंग आ रही है S1P को ऐसे और दूसरी आ रही है S2P से ऐसे, ठीक है, ये मिल रही है। और ये इसका बनेगा सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, ये आपका बनेगा केंद्रीय दिश, क्या बनेगा CP को मिलेगा सेंट्रल ब्राइट एंड केंद्रीय दिश। इसके ऊपर नीचे क्या, वही डार्क ब्राइट, पहली डार्क फिर पहली ब्राइट फिर दूसरी डार्क फिर दूसरी ब्राइट है, इसके नीचे क्या है पहली डार्क फिर दूसरी ब्राइट D1 ऐसे। और यहाँ से अपन इसको मिला देते हैं कि ये जो दूरी है इसको अपन क्या बोल देते हैं PQ, इसको बोल दिया Q और मान लेते ये कौन थीटा, ये कौन थीटा। अब क्या निकाले पदांतर, तो पदांतर निकालने क्या करेंगे अपन इस S1 से, मैंने अभी बता दिया क्या कर रहे हैं, जो समांतर रेखा के बीच पदांतर निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से आप लंब डालिए, यहाँ से आप थोड़ा इसको बड़ा और बढ़ाना जिससे आपका लंब कहीं यहाँ के, यहाँ से आपने लंब डाला तो मान लो कहीं यहाँ आके मिल रहा है, ये कितना बनेगा 90, ये थीटा है, ये कितना है थीटा, दिखा है थीटा है, ये 90, अगर ये 90 तो यहाँ से देखिए ये भी कितना बनेगा थीटा। ये दोनों जो आपकी S1P लगभग समांतर है PQ के और लगभग समांतर है S2, यानी S1P PQ कौन बहुत छोटा है, लगभग समांतर, लगभग क्या है समांतर, ये थीटा, ये 90, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये लगभग थीटा, वापस कितना बनेगा थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो क्या करोगे, यहाँ पे S1P और स्मॉल डी, अपन ये मानते हैं स्मॉल डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, स्मॉल डी क्या है S1 और S2 के बीच की दूरी, कैपिटल डी है दोनों इन स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी, कैपिटल डी क्या है स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है। अब देखिए त्रिभुज S1 S2 आ रहे हैं, S1P पैरेलल समांतर
त्रिभुज यानी S1P व S2P के मध्य पथांतर, मध्य पथांतर क्या आएगा, यही होगा कौन सा, ये वाला S1, ये तो डायरेक्ट है, ये क्या है आपका डायरेक्ट, ये क्या होगा पथांतर। तो देखिए इसमें S1 और S2 के मध्य पथांतर, तो लिखोगे यहाँ पे त्रिभुज S1 S2R में, त्रिभुज S1 S2R में क्या लिखोगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन का होगा लंब बटा कर्ण, थीटा ये रहा, इसके सामने लंब क्या आएगा डेल एक्स अपॉन कर्ण क्या होगा 90 के सामने 90 के सामने क्या स्मॉल डी, तो डेल एक्स अपॉन स्मॉल डी, डेल एक्स अपॉन स्मॉल डी, तो डेल एक्स बराबर क्या आएगा आपको मिला डी साइन थीटा। ये तो हो गया पथांतर का फॉर्मूला, डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यदि यहाँ पे कोण बहुत छोटा है, यहाँ कोण थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, तो जब कोण बहुत छोटा होता है तो अपन क्या लगाते हैं साइन को टेन। क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अपन ये y का मान, ये इससे कितनी दूरी पे, इस सेंट्रल ब्राइट से आप P की स्थिति क्या होगी, P की पोजीशन क्या है, P कहाँ पर होगा उसकी स्थिति, P कहीं पर भी हो सकता है, P पर आपकी एडिप फ्रिंज बन सकती है, P पर आपकी डिप फ्रिंज बन सकती है, डिपेंड करेगा वो पथांतर के ऊपर। किनके पथांतर के ऊपर, कि S1P और S2P पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर क्या है। P इज ए वेरिएबल पॉइंट, P पर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पथांतर के ऊपर। तो यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन थीटा को आप लगभग क्या लिखोगे टेन थीटा, तो क्या बनेगा आपका डेल एक्स बराबर डी टेन थीटा, डी टेन थीटा। ये आपने अजम्पशन माने और अपनी पथांतर हमने ऐसा लिख दिया डी टेन थीटा। अब देखिए उच्चिष्ट के लिए, तो देखिए प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम डिप फ्रिंज की स्थिति, प्रथम डिप फ्रिंज की स्थिति, पहली डिप फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो पहली डिप फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, डिप फ्रिंजों के लिए पथांतर होना चाहिए एन लेम्डा, ये आपको लिखा रखा मैंने एन लेम्डा, नहीं याद कर लीजिए। डिप फ्रिंजों के लिए या समकोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन लेम्डा, क्या होता है एन लेम्डा। तो पहली के लिए क्या होगा लेम्डा, दूसरे के लिए 2 लेम्डा, तीसरे के लिए 3 लेम्डा, चौथे के लिए 4 लेम्डा, ऐसे ही एन लेम्डा। तो देखिए प्रथम डिप फ्रिंज की स्थिति मतलब पहली डिप फ्रिंज कहाँ बनेगी, इस कहाँ से केंद्रीय डिप फ्रिंज से पहली डिप फ्रिंज कितनी दूरी पर होगी, इसका मीनिंग ये। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे प्रथम डिप फ्रिंज के लिए, प्रथम डिप फ्रिंज के लिए, प्रथम डिप फ्रिंज के लिए पथांतर, इसको आप समीकरण में 1 दीजिए, पथांतर का मान कितना होगा डेल एक्स बराबर लेम्डा, डेल एक्स बराबर लेम्डा। तो क्या करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल एक्स को क्या मानना है लेम्डा बराबर डी टेन थीटा, स्मॉल डी टेन, यहाँ पे स्मॉल डी क्या है इन दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, आपको इस तरह से ये तो आप लिखोगे यहाँ से टेन थीटा बराबर लेम्डा बाई डी, लेम्डा बाई डी। अब टेन क्या होता है लंब बटा आधार, इसको आपने कितना मान लिया y, यहाँ पे y बाई डी इज इक्वल टू लेम्डा बाई डी। और ये कौन सी स्थिति है पहली ब्राइट की, पहली y फॉर फर्स्ट ब्राइट, y फर्स्ट ब्राइट, तो y फर्स्ट यानी पहली डिप फ्रिंज की स्थिति आपको मिली, y फॉर फर्स्ट ब्राइट आपको मिला कितना क्या, यहाँ से डिफरेंशियल ले आइए तो आएगा लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मैं एक बात और बोल रहा था कि वो कोण बहुत छोटा, क्यों छोटा देखिए यहाँ पे लेम्डा कितने एंगस्ट्रॉम में, डी किसमें एमएम में, तो लेम्डा एंगस्ट्रॉम बटा एमएम, तो ये तो क्या हो गया बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा, इसके बाद कोण क्या होगा छोटा होगा। दिख भी रहा होगा, दिख रहे हैं यहाँ से, तो देखिए तो ये आगे पहली डिप फ्रिंज की स्थिति या पहली समतली फ्रिंज इस केंद्रीय सेंट्रल राइट से केंद्रीय डिप से इतनी दूरी पर ऊपर बनेगी, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, इसके दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी। चलिए आते हैं इसके ऊपर द्वितीय डिप फ्रिंज के लिए, द्वितीय डिप फ्रिंज की स्थिति, द्वितीय डिप फ्रिंज की स्थिति, दूसरी डिप फ्रिंज कहाँ पर बनेगी, द्वितीय डिप फ्रिंज की स्थिति, द्वितीय डिप फ्रिंज की स्थिति। अब आप समझ गए, तो दूसरे डिप फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होगा 2 लेम्डा, डिप फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, 4 लेम्डा, 5 लेम्डा, 6 लेम्डा, 7 लेम्डा या n लेम्डा। तो द्वितीय डिप फ्रिंज की स्थिति, तो क्या लिखोगे द्वितीय डिप फ्रिंज के लिए, द्वितीय
डिप्थ फ्रिंज के लिए, द्वितीय डिप्थ फ्रिंज के लिए डेल एक्स पथांतर यानी डेल एक्स कितना होगा 2 लैम्डा। यहाँ से रखिए समीकरण 1 में डेल एक्स का मान कितना लिखिए 2 लैम्डा बराबर डी टेन थीटा। तो यहाँ से आप लिखोगे क्या टेन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी और टेन को लिखे थीटा को वाई बाई डी। लेकिन यहाँ पे वाई क्या लिखोगे वाई फॉर सेकेंड ब्राइट दूसरी चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय डिप्थ फ्रिंज से स्थिति वाई फॉर सेकेंड ब्राइट क्या है यहाँ से 2 लैम्डा बाई डी और आप यहाँ से 2 लैम्डा बाई डी तो यहाँ से बन जाएगा वाई फॉर सेकेंड ब्राइट जो को इधर ले जाइए तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर इसी प्रकार में आपको तीसरी पुस्तक यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, चौथी पुस्तक यहाँ पे 4 आएगा, पांचवी यहाँ पे 5 आएगा, 6 के लिए यहाँ पे 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9। अगर आपसे पूछे वाई 100 ब्राइट यानी 100वीं चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय डिप्थ फ्रिंज स्थिति क्या होगी तो आंसर क्या होगा आपका 100 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो इसको अपन क्या कर दे जनरलाइज कर देते हैं यानी व्यापकरण इसका कर देते हैं यानी एनवी डिप्थ फ्रिंज की स्थिति इसी प्रकार क्या लिखोगे इसी प्रकार एनवी डिप्थ फ्रिंज की स्थिति बोलो क्या आएगी यहाँ आएगी y फॉर nth ब्राइट क्या बनेगा यहाँ से n लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी n लैम्डा डी जहाँ पे n क्या है अगर आपने n का मान 1 रखा तो फर्स्ट ब्राइट रख लो, n का मान 2 रखा सेकंड ब्राइट, n का मान 3 रखा थर्ड ब्राइट, n का मान 4 रखा फोर्थ ब्राइट। ये आपको इससे मिलता रहेगा। क्लियर? मैं बुक में इसको डायरेक्ट ये बता रखा है, पहले मैंने आपको तरीके से सिखाया, पहले पहला दिखाया फिर दूसरा फिर एन वाली था। तो ये हो गई इन जगहों पर आपको यहाँ पे पहले डिप्थ ब्राइट, दूसरी डिप्थ ब्राइट, तीसरी डिप्थ ब्राइट, ऐसे एन डिप्थ और ब्राइट आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं ये तो क्या यहाँ से एक बात होगी ना क्या लिखोगे यहाँ पे जगह डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, ये बात होगी ना डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां लिखने के बाद फिर प्रथम डिप्थ फ्रिंज की स्थिति, प्रथम डिप्थ के लिए पथांतरीय, दूसरे के पथांतरीय और यहाँ तक एन तक अपन चलेंगे। आगे बात करते हैं अपन डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, डिप्थ फ्रिंजों की स्थिति कहाँ डार्क फ्रिंज आपकी बनेगी, कहाँ से सेंट्रल ब्राइट यानी ना केंद्रीय डिप्थ, सीबी मीन सेंट्रल ब्राइट केंद्रीय डिप्थ फ्रिंज। चलिए आगे बात करते हैं। आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, बात फ्रिंज चौड़ाई करनी है तो आसान होगा तो कुछ नहीं करना, वो लास्ट में छोटा सा दे देंगे इन्हीं से लिख लेगा वो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है यहाँ तक। तो आगे चले, आगे बात करते हैं अपन डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां। आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया यहाँ तक? आगे लिखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, पहली के लिए y क्या होता है लैम्डा डी स्मॉल डी, दूसरे के लिए 2 लैम्डा, तीसरे के लिए 3 लैम्डा। तो आगे बात करते हैं अपन क्या डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां कर लिया आपने नोट पॉज करके। चलिए हर इसको ओके डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां। लिख लिया होगा आपने, मैं लिख दूं एक बार। आगे बात करते हैं अपन डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां, डिप्थ फ्रिंजों की स्थितियां। तो देखिए डिप्थ फ्रिंजों के लिए, डिप्थ फ्रिंजों के लिए पथांतर, डिप्थ फ्रिंजों के लिए वहां के बाद ना डिप्थ फ्रिंजों के लिए पथांतर नहीं लिखा था आपने। डिप्थ फ्रिंजों के लिए पथांतर डेल एक्स क्या आएगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2 बता रखा था। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण नहीं पता तो याद कर लीजिए। डिप्थ फ्रिंजों के लिए पथांतर होता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2 यानी विनाशी व्यतिकरण। डिप्थ मतलब विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है जहां पे n बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो डिप्थ फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा। तो देखिए प्रथम डिप्थ फ्रिंज की स्थिति, प्रथम डिप्थ या डार्क फ्रिंज की स्थिति, प्रथम डिप्थ या डार्क फ्रिंज की
स्थिति क्या होगी? तो इसके लिए अपन क्या लेंगे? प्रथम एडिप फ्रिंज के लिए, प्रथम एडिप फ्रिंज के लिए, प्रथम एडिप फ्रिंज के लिए पथांतर डेल एक्स क्या होगा? वहां पे n का मान 1 रखने पे लेमडा बाई 2, इसमें n का मान 1 रखने पे लेमडा बाई 2, 2 रखने पे लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2, 11 लेमडा बाई 2, 13 लेमडा बाई 2, यानी लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होगा। जहां जहां पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होगा वहां वहां एडिप फ्रिंज बनेगी, यानी अंधकार होगा। ठीक है, चलिए एडिप फ्रिंजों के लिए प्रथम एडिप के लिए पथांतर होगा डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे क्या करोगे? वही समीकरण 1 में, समीकरण का क्या आपका आपने लिखा है डेल एक्स बराबर डी टेन थीटा, ये लिखा ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल एक्स में क्या करना है? लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी टेन थीटा, इज इक्वल टू डी टेन थीटा। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, डी आएगा नीचे लेमडा अपॉन 2d, लेमडा अपॉन 2d, ये लेमडा अपॉन 2d मिला। सही बोल रहा हूँ मैं? लेमडा अपॉन 2d। अब देखिए टेन क्या होता है? टेन होता है y बाई डी। टेन यहाँ पर क्या होता है? y बाई डी। टेन का लंब बटा आधा, लंब जरा थीटा, लंब बटा आधा, इसको लिखेंगे y फॉर फर्स्ट डार्ट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2d, इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2d। तो y फॉर फर्स्ट डार्ट आपको मिला y फॉर फर्स्ट डार्ट, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डेल एक्स डी टेन थीटा सही है, डेल एक्स डी टेन थीटा लेमडा बाई 2 ठीक है, लेमडा अपॉन 2d। y फॉर फर्स्ट डार्ट कितना आएगा? ये आएगा लेमडा डी अपॉन नीचे 2d, लेमडा डी अपॉन 2d। ये हो गया पहली एडिप फ्रिंज की स्थिति, यानी पहली एडिप फ्रिंज केंद्रीय डिस्क से इतनी दूरी ऊपर या इतनी दूरी नीचे भी हो सकती है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ इतनी दूरी पे हो सकती है। चलिए बात करते हैं पर द्वितीय एडिप फ्रिंज की स्थिति, यानी पोजीशन फॉर सेकंड डार्ट। द्वितीय एडिप फ्रिंज की स्थिति, द्वितीय एडिप फ्रिंज की स्थिति, द्वितीय एडिप फ्रिंज की स्थिति, यानी y फॉर सेकंड डार्ट। तो यहाँ क्या करोगे आप? द्वितीय एडिप फ्रिंज के लिए, द्वितीय एडिप फ्रिंज के लिए चेंज कौन होगा? पथांतर। पीछे में सारी कहानी पथांतर की है, सारी स्टोरी पूरी कहानी पथांतर की है, बस और कुछ नहीं है। द्वितीय एडिप फ्रिंज के लिए, द्वितीय में लिख दिया, द्वितीय एडिप फ्रिंज के लिए डेल एक्स कितना आएगा? 3 लेमडा बाई 2, कितना होगा? 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 रख लीजिए। समीकरण 1 में डेल एक्स 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी टेन थीटा। कहाँ से? वही समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का आपका समीकरण 1 है डेल एक्स बराबर डी टेन थीटा। यहाँ पर द्वितीय एडिप फ्रिंज के लिए पथांतर होगा 3 लेमडा बाई 2, तो 3 लेमडा बाई 2 बराबर डी टेन थीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि टेन थीटा बराबर क्या आएगा? 3 लेमडा अपॉन 2d। मैंने कुछ नहीं किया, इसको नीचे लगेगा, आप समझ गए बात कि 3 लेमडा बाई 2 बाई टी, इसको आप ये लिख सकते हो। ये आ गया आपका टेन थीटा बराबर 3 लेमडा बाई 2d। अब y2 वेरिएबल पॉइंट है, t तो यहाँ से लेके यहाँ से दुनिया में कहीं भी जा सकता है। तो इसको मैंने क्या बोला? y बाई डी। टेन क्या होता है? लंब बटा आधा, यानी y बटा d, यानी y, इसको लेके बोलेंगे y फॉर सेकेंड डार्ट, y फॉर सेकेंड डार्ट मतलब द्वितीय एडिप फ्रिंज की केंद्रीय डिस्क फ्रिंज से स्थिति। तो और नीचे क्या आएगा? डी, डी मतलब ये दूरी, डी का मतलब डार्क है और इस नीचे डी का मतलब डिस्टेंस है, इसकी दूरी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी आया 3 लेमडा बाई 2d। तो y फॉर सेकेंड डार्क आपको मिलेगा कितना? 3 लेमडा डी अपॉन 2d। तो यहाँ आपने देखो 2 के लिए 3 आ रहा है, अगर 3 का मतलब कितना आएगा? 5 आएगा, 4 के लिए यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम जनरलाइज करें, क्या करें इसको? समझ आएगा? चलो इस 30 को दिखाता हूँ। करती है तीसरी एडिप फ्रिंज की स्थिति, तीसरी एडिप फ्रिंज की स्थिति, तीसरी एडिप फ्रिंज की स्थिति। तो तृतीय एडिप फ्रिंज के लिए, तृतीय एडिप फ्रिंज के लिए पथांतर का होगा लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, फिर क्या आएगा? 5 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का और मल्टीपल, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज, जहां जहां पर पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज वहां विनाशी व्यक्तिगत, और जहां जहां पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज,
लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, वहाँ वहाँ संपोषी व्यतिकरण। सारी स्टोरी पथांतर की है, सारी स्टोरी पथांतर की है। पथांतर आने से कलांतर आता है, पथांतर आएगा तो कलांतर आएगा, अगर पथांतर 0 तो कलांतर भी जो है समान कला में रहेगी। तो तृतीय एडिप फ्रिंज के लिए, तृतीय एडिप फ्रिंज के लिए डेल एक्स मतलब पथांतर, डायरेक्ट क्या लिख रखा हो तो हर जगह ध्यान देना क्या मैंने पथांतर, पथांतर कितना आएगा 5 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। वही फिर से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखोगे डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, और उस डेल एक्स से क्या लिखोगे 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी टेन थीटा, इज इक्वल टू डी टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 5 क्या आएगा 5 लेमडा बाई 2d, फिर टेन को लिखोगे y बाई डी, क्या लिखोगे y बाई डी। इस y को लिख रहा हूँ मैं थर्ड डार्क, y फॉर थर्ड डार्क मतलब तीसरी एडिप फ्रिंज की केंद्रीय डिप फ्रिंज स्थिति कितनी दूर ऊपर होगी या इसे कितनी दूर नीचे होगी। तो y फॉर थर्ड डार्क आपको मिला 5 लेमडा बाई 2 स्मॉल डी, ठीक है। तो क्या लिखा, एक मिनट, यहाँ पे y बाई डी बराबर क्या आएगा 5 लेमडा बाई 2d। तो यहाँ से y फॉर थर्ड डार्क आपको मिलेगा कितना 5 लेमडा अपॉन 5 लेमडा डी अपॉन 2d। क्लियर, ये हो गया y फॉर थर्ड डार्क। अब आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति, एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति, एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति। तो बोलो क्या लिखे, तो y फॉर nf, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आगे चले, समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ तक कर लिया होगा आपने, रब कर दे तो मेरा वाला खाना यहाँ से। चलिए ओके, चलिए तो y फॉर एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति क्या आएगा, देखिए y फॉर यहाँ लिख रहा हूँ y फॉर nth डार्क क्या आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d। यहाँ पे n बराबर क्या है 1 2 3। अगर आपने n का मान 1 पुट किया, अगर आपने n का मान 1 पुट किया, देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 1 है लेमडा डी बाई 2d। अगर आपने n का मान 2 पुट किया तो 2 4, 4 माइनस 1 3 लेमडा डी, 3 लेमडा बाई 2 स्मॉल डी। आ रहा है, ये हो गया इसका जनरलाइजेशन। y फॉर एनथ डार्क मतलब ये क्या लिखा आपने एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति, एनवी एडिप फ्रिंज की स्थिति कहां जाके बनेगी y फॉर nth डार्क आपको कितना आएगा 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। ऊपर कैपिटल डी है और नीचे स्मॉल डी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब निकालें तो फ्रिंज चौड़ाई, ये तो आपको मिलेगी पोजीशन की, कहाँ आपका पहली डिप्थ कहाँ, दूसरी डिप्थ कहाँ, तीसरी डिप्थ कहाँ, चौथी, जो भी आपकी मर्जी। मैंने आपको पोस्टमार्टम करके दिखा दिया, बुक में पहले से ये लगता है। मैंने आपको तरीके से पहले फर्स्ट बताया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और बाद में मैं फिर आपको बाद में एनथ पर लेके गया। क्लियर है, बुक में सिर्फ पहले लिखेगा और उसमें उसके लिए वो कौन सा एन लेमडा डी बाई डी लिख देगा। चलिए ये तो हुई पोजीशन। आगे आते हैं फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर। फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई कुछ नहीं है, दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के एडिप फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है उसको भी बोलते हैं फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई। तो चलिए आगे, तो आगे इसमें लिख लीजिए फिर से फ्रिंज चौड़ाई, यानी ये करने के बाद ही आप फ्रिंज चौड़ाई निकाल पाओगे। फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन देखिए, फ्रिंज चौड़ाई। हाँ, अगर आपको सीधा फ्रिंज चौड़ाई पूछा है, सीधा आपको फ्रिंज चौड़ाई पूछा तो आप देखिए, आप एनर डार्क कैसे निकालूंगा बताऊंगा। तो देखिए आगे लिखिए फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई दिखाते हैं कैसे फ्रिंज चौड़ाई को, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बीटा से फ्रिंज चौड़ाई को दिखाते हैं। फ्रिंज चौड़ाई बीटा होती क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए यहाँ तक, दो कर्मागत लगातार, दो कर्मागत चमकीली, दो कर्मागत दीप्त या दो कर्मागत दीप्त मतलब चमकीली मतलब ब्राइट, कुछ ही बोल लीजिए, या उच्चिष्ट बोल सकते हैं। दो कर्मागत दीप्त या दो कर्मागत दीप्त या दो कर्मागत एडिप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, एडिप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, एडिप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को
फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई दिखाते हैं किससे? बीटा से। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ये तो हो गई बात बीटा। अब निकाले कैसे? जैसे मान लेते हैं अपन निकालते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए। किसके लिए? दीप्त फ्रिंज। हाँ एक बात और है, चाहे फ्रिंज दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, आपने YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था कि फ्रिंज चौड़ाई बराबर होती है, चाहे वो दीप्त होती चाहे अदीप्त हो, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है। जितनी डार्क होगी उतनी ब्राइट की होगी। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या आएगा? बीटा। दो कर्मागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, जैसे मान लो कि ये आपका Y4 जैसे ब्राइट, Y4 सेकंड ब्राइट में से अगर मैं Y माइनस फर्स्ट ब्राइट घटा दूं, इस टोटल में से ये वाला हटा दूं तो आपको फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी। दो कर्मागत चमकीली या दो कर्मागत काली, ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है। दो कर्मागत क्रम से आने वाली, ये भी जितनी होगी उतनी ही ये होगी, या तो बी भी ले लीजिए या डी भी ले लीजिए। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे बुक में कैसे निकालना है? बुक में निकालता है yn माइनस yn माइनस 1। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है बीटा बराबर Y4 सेकंड ब्राइट माइनस Y4 फर्स्ट ब्राइट। तो Y4 सेकंड ब्राइट क्या है? याद है 2 लैम्डा डी बाई डी, और Y4 फर्स्ट ब्राइट क्या है? लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये कितना आएगा? बीटा यहाँ से मिलेगा आपको लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये आपको मिल गया फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला, लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जहां पे कैपिटल डी क्या है? इन स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी क्या है? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या बोलते हैं इसको? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अगर आप एडिप्ट फ्रिंजों के लिए निकाल दो, इसके लिए एडिप्ट फ्रिंजों के लिए, एडिप्ट फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, एडिप्ट फ्रिंजों के लिए दोनों ही, उससे भी आंसर जाएगा सेम होती है। एडिप्ट फ्रिंजों के लिए, एडिप्ट फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, एडिप्ट फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या आएगा? बीटा। वहां भी दो कर्मागत काली या दो कर्मागत एडिप्ट, यानी Y4 सेकंड डार्क माइनस Y4 फर्स्ट डार्क। तो Y4 सेकंड डार्क कितना आएगा? कितना आएगा? 3 लैम्डा। कितना ध्यान रख लीजिए, सेकंड डार्क के लिए 2 दूनी 4, 3 लैम्डा डी अपॉन 2डी। कितना आएगा? 3 लैम्डा डी अपॉन 2डी ये आएगा। और Y4 फर्स्ट डार्क कितना आएगा? लैम्डा डी बाई क्या आता है? 2डी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2डी कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस 1। तो क्या बचा? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2डी, इंटू में क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो फिर से बीटा इक्वल क्या हो गया? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यानी आप चाहे चमकीली फ्रिंजों के निकालिए चाहे आप काली फ्रिंजों के निकालिए, फ्रिंज चौड़ाई ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। दिखा भी दिया आपको। बुक में इसको ऐसे करता है, वो पहले yn निकालता है, फिर yn माइनस 1। yn जैसे अगर मान लो n का मान 5 रखा, तो 5 y5 माइनस y4 आ गए। दो कर्मागत, कोई से भी दो कर्मागत, वो इसको जनरलाइज रूप में लिखते हैं। आप ऐसे निकाल दो, आप बुक में देखो, आप समझने हिसाब से आ जाएगा। ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई। अब देखिए, तो फ्रिंज चौड़ाई है बीटा, इसके ऊपर कुछ बातें कहें। बीटा समानुपाती लैम्डा, यानी फ्रिंज चौड़ाई है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसकी होती है? विद्युत में आप जब जानते हो VIBGYOR, VIBGYOR। अगर आप V से R की तरफ जाते हो तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है विद्युत में। क्लियर है? तो देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो बीटा, देखिए आप लैम्डा रे किससे ज्यादा है? लैम्डा रे ग्रेटर देन V वोयलेट, लैम्डा वोयलेट। तो यहाँ पे बीटा रे यानी जो लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई है वो बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई से ज्यादा होगी, बीटा वोयलेट। क्लियर? VIOLET। तो ये बात, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा। दूसरी बात ये है कि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी का मान जितना ज्यादा होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी कम हो जाएगी। स्मॉल डी मतलब अगर आप स्लिटों के बीच की दूरी को बढ़ाओगे तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी, इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 है कि बीटा समानुपाती डी, मतलब अगर आप स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ाओगे तो
तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन तीव्रता कम होने, थोड़ी तीव्रता व्यतिकरण की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, दूरी बढ़ रही है। तो बीटा समानुपाती डी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये अपने किया एयर में, इसमें क्या है एयर में, अगर इसको एयर में ना करके, हवा में ना करके किसी माध्यम में करें, किसी माध्यम में करें, उस माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी या बढ़ेगी? आंसर बताइए। अगर ये सब किसमें कर रखा है, निर्वात में, वैक्यूम में, हवा में, ठीक है। अगर इसी को अगर हवा के स्थान पर किसी दूसरे माध्यम में करें, उस माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी या बढ़ेगी? तो आंसर घटेगी। कितनी घटेगी? जितना उस माध्यम का अपवर्तनांक है। होता क्या है कि माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य है वो घट के लैम्डा बाई एन हो जाती है। तरंग दैर्ध्य उस पदार्थ के, उस माध्यम के अपवर्तनांक जितना उतने गुना घट जाती है। तो आगे पॉइंट लिखिए, आपने यहाँ से मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ से बना रहा हूँ। चलिए इसकी बात लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। हवा में हो गया, फिर माध्यम की बात यहाँ पे कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक नोट हो गया। चलिए आगे चलिए, माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई, माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई, यदि किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है, चलिए लिख देता हूँ, माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई, माध्यम, यदि कोई माध्यम, यदि कोई माध्यम, नेक्स्ट का पॉइंट, यदि कोई माध्यम जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक किसने कहा था अपन n है, तो फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी देखिए। तो माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई होती है, आप लिख लीजिए, माध्यम में क्या होता है देखिए, माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य, माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य, मान लो लैम्डा डैश है, वो निर्वात में जो उससे लैम्डा बाई एन हो जाएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, बीटा बराबर, एक्सपेरिमेंट वही है, क्या बोलो ये भी चेंज होगा। सेम एक्सपेरिमेंट को उठा के, इतनी दूरी को, इतनी फ्रिंज चौड़ाई को उठा के रखा है, स्मॉल डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज नहीं होगा। उसी सेम एक्सपेरिमेंट को हवा से उठा के किसी दूसरे माध्यम में डाल दिया, स्लिटों के बीच की दूरी वही रखी है और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी भी वही रखी है। तो स्मॉल डी ये चेंज हो गया, इसमें आप फंस जाओ, ठीक है। चेंज होने वाला लेमड़ा, तो माध्यम में जो लेमड़ा होता है वो निर्वात का लेमड़ा बाई एन होगा, तो बन जाएगा लेमड़ा बाई एन, यहाँ पे डी बाई डी, यानी बीटा, ये मान लेते हैं किसी माध्यम में बीटा डैश बोलते इसको, लेमड़ा डी अपॉन एन डी, ये बन जाएगा बीटा डैश बराबर बीटा बाई एन, जहाँ पे एन क्या है, एन माध्यम का अपवर्तनांक, विद्या एन माध्यम का, यानी माध्यम फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी कितने गुना, जिस तरह उस माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की, बात करते हैं, यहाँ पे नोट होगा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई आसान है, कुछ नहीं है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा, क्या, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा। फिर से डायग्राम देखिए, डायग्राम मैंने हटा दिया यहाँ से, आपके पास बना हुआ देखिए, ये जैसे आगे क्या बात करते हैं अपन, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। देखिए डायग्राम, यह आपका S1, यह आपका S2 और यहां से यह आपका पर्दा, यह दूरी स्मॉल डी, और यह आपका पॉइंट P की पोजीशन, पॉइंट P की पोजीशन, यहाँ कौन कितना बन रहा है थीटा, ये कितना है D और ये कितना है Y, ये कितना आपका Y, इसी को बोलते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा। तो देखिए tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या होता है Y बाई डी, Y बाई डी, tan क्या Y बाई डी, और यहाँ पे थीटा tan का हो जाएगा Y बाई डी, और Y इसको अपन लिख देते हैं tan का Y बाई डी, और Y क्या होता है, एक थीटा बराबर है, और Y क्या होता है, Y होता है n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये लिखा। इसीलिए चलो y का मान पहले एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, देख लेते हैं, एक मिनट से थोड़ा सा, अब आप समझ सकते बात है। y बाई डी, और y क्या होता है, y होता है लैम्डा डी बाई डी, डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, क्या आएगा थीटा बराबर मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा लैम्डा बाई स्मॉल डी, इसको बोलते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, क्या बोलते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। मेरे साथ आपको समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं कोणीय, कोण के ऊपर फ्रिंज चौड़ाई, कोण के ऊपर फ्रिंज चौड़ाई, डी से डी काट दिया, ये होती है लैम्डा बाई डी, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला लैम्डा बाई डी। आगे हम बात करते हैं व्यतिकरण में तीव्रता वितरण का ग्राफ, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण। तो देखिए जहां पर ब्राइट स्पॉट बनता है, जहां पर चमकीली फ्रिंज बनती है, वहां पे तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां पर एडिप फ्रिंज बनती है वहां पे तीव्रता न्यूनतम होती है। तो देखिए आगे हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण, यहाँ से बात
ये नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा मार्कर लिंक डाल दूँ, आप नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो। थोड़ी सी मार्कर लिंक डाल दूँ। टाइम हो गया 45 मिनट के आसपास। चलिए आगे बात करते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का ग्राफ। व्यतिकरण प्रतिरूप में, इसको डालें, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का ग्राफ। तीव्रता वितरण का ग्राफ तो अपन y पे ले रहे हैं, y एक्स पे तीव्रता ले रहे हैं और x एक्स पे ले रहे हैं कलांतर। क्या ले रहे हैं? कलांतर ले रहा हूँ। पतांतर लेते तो मैं कलांतर से बना रहा हूँ। ठीक है, क्या आपका टॉपिक नेक्स्ट? व्यतिकरण प्रतिरूप। व्यतिकरण, जो व्यतिकरण प्रतिरूप को डार्क वाइट मिल रहा है, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण। तीव्रता वितरण तो देखिए यहाँ में पहले ग्राफ बनाऊं। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं सेंट्रल ब्रैकेट। क्या मान लेते हैं इसको? आगे और मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं सेंट्रल ब्रैकेट। ये आपका बनेगा y। यहाँ पे क्या रखिए? तीव्रता। यहाँ पे भी क्या लिखे हैं? तीव्रता ले रखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया तीव्रता। तो ग्राफ कैसा आएगा? I। ये हो जाएगा मूल बिंदु। ये क्या हो गया? मूल बिंदु 0। यहाँ मैं ले रहा हूँ 5। क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? 5। कलांतर में रहा हूँ, आप पतांतर बना सकते हो। 0 यहाँ पे, फिर 0, फिर यहाँ पे लैम्बडा 2 लैम्बडा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा? पाई। यहाँ कितना आएगा? 2 पाई। यहाँ पे कितना आएगा? 3 पाई। ये किसका कंडीशन है? समकोटि। समकोटि ये किसकी है? विनाशी। लेकिन ये सारे बराबर, सारी क्या आएगी? बराबर। इससे ऊपर नहीं, सारी एक लाइन पे, एक ही लाइन पे। 0 पाई, यहाँ क्या आएगा? माइनस पाई। यहाँ क्या आएगा? माइनस 2 पाई। यहाँ क्या आएगा? माइनस 3 पाई। फिर यहाँ क्या आएगा? माइनस 4 पाई। तो कोई बात नहीं है। ठीक है, माइनस का 4 पाई आगे आप कर सकते हो। कितना आएगा? 5 पाई। इसको आप अगर कलांतर में लिखोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्बडा बाई 2, यहाँ पे लैम्बडा और यहाँ पे 2 लैम्बडा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने किससे ड्रॉ किया है? ये मैंने ड्रॉ किया है 5 के अंदर। देखिए ये आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका केंद्रीय उच्चिष्ट। इसका बोले केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय दीप बोलो। केंद्रीय दीप 0 पे, केंद्रीय दीप। फिर ये क्या आएगा? ये आएगा प्रथम एदित। क्या आएगा? प्रथम एदित। कौन सा स्थान है? प्रथम एदित का। और ये भी क्या बनेगा? ये प्रथम एदित। मान लो ये ऊपर तो वो नीचे है, दोनों तरफ। अगर ये ऊपर तो क्या आएगा? नीचे। ये बनेगा आपका प्रथम एदित। मेरे से बोर्ड पे उल्टा में लिखा नहीं जा रहा, कॉपी को चाहे लिख लीजिए। ये प्रथम एदित लिखा आएगा। ये आपका आएगा प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम दीप। क्या आएगा? प्रथम दीप। केंद्रीय बन गया, केंद्र के बाद प्रथम है, प्रथम दीप। प्रथम दीप ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका द्वितीय, द्वितीय एदित। द्वितीय एदित, द्वितीय एदित। यहाँ प्रथम ये एदित, यहाँ पे क्या? प्रथम एदित। ये क्या आएगा आपका? प्रथम दीप। ये भी क्या बनेगा आपका? प्रथम दीप्ति बनेगा। प्रथम दीप। समझ आ रहा है? प्रथम दीप, प्रथम दीप। ऐसा प्रथम से आगे फिर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द्वितीय एदित। मेरे से बोर्ड से ऐसा लिखा नहीं जा रहा है, आप लिखना द्वितीय एदित। द्वितीय एदित आप लिख देना, द्वितीय एदित, द्वितीय एदित। ऐसे जो हो गया तीव्रता। यानी हुआ क्या? समकोटि व्यतिकरण तीव्रता अधिकतम विनाशी के 0, 0 अधिकतम, 0 अधिकतम, 0 अधिकतम। यानी यहाँ पर अंधकार, चमत्कार में चमकीला प्रकाश, बहुत ज्यादा चमकीला, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा। ठीक है, तो ये हो गया तीव्रता वितरण का ग्राफ। आगे एक छोटा सवाल और है। सवाल यह है कि YDSC में यंग के द्विसुषित प्रयोग में, यंग के द्विसुषित प्रयोग में अगर एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसको मैं बोल रहा हूँ, लिखना आप लिख लेना। तो होगा ये कि आपको जो केंद्रीय यंग के YDSC में यंग के द्विसुषित प्रयोग में श्वेत प्रकाश, इसमें कौन सा काम लेते हैं? एक वर्णीय प्रकाश काम लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश काम में लेने पर जो केंद्रीय फ्रिंज है वो श्वेत बनेगी। केंद्रीय फ्रिंज क्या बनेगी? श्वेत बनेगी। और उसके जस्ट पास में बनेगी बैंगनी फ्रिंज और सबसे दूर बनेगी लाल रंग की फ्रिंज। एक काम जिसका ये हो गया, यानी केंद्रीय फ्रिंज श्वेत बनेगी, सफेद बनेगी। ठीक है, उसके जस्ट पास में रंगीन फ्रिंज, बैंगनी फ्रिंज और सबसे दूर लाल रंग की फ्रिंज बनेगी। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी।
और दूसरी बात ये कि श्वेत प्रकाश का उपयोग करके अपन केंद्रीय फ्रिंज का पता लगाते हैं। जैसे पता नहीं चलता क्योंकि सारी की तीव्रता बराबर है, इनमें कौन सी केंद्रीय और कौन सी प्रथम द्वित है पता नहीं चलता है, तो अपन श्वेत प्रकाश का प्रयोग करके केंद्रीय द्वित फ्रिंज का पता भी लगाते हैं। तो दो फायदे अपन क्या करते हैं, एक तो एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश उपयोग करके केंद्रीय द्वित फ्रिंज का पता लगा सकते हैं, और दूसरा अपन श्वेत प्रकाश उपयोग में काम में लेने पर केंद्रीय फ्रिंज क्या बनेगी, श्वेत बनेगी। तो यह हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर बात करते हैं कि मान लो किसी दर्शी क्षेत्र में लैम्ब्डा 1 तरंग, किसी दर्शी क्षेत्र में किसी दर्शी मतलब पर्दा वही है, लैम्ब्डा 1 तरंग दैर्ध्य के लिए n1 फ्रिंजें बनती है और लैम्ब्डा 2 तरंग दैर्ध्य के लिए n2 फ्रिंजें बनती है। तो n1 लैम्ब्डा 1 बराबर n2 लैम्ब्डा 2 होता है। ये कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। मैंने क्या बोला, सेम दर्शी क्षेत्र में, दर्शी क्षेत्र वही कि पहले इतने भाग में जब लैम्ब्डा 1 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश काम में ले रहे थे तो n1 तरंग दैर्ध्य बन रही थी। फिर क्या किया अपन ने, प्रकाश को चेंज किया तो उसने कितनी फ्रिंजें बनेगी, लैम्ब्डा 2 में, वो बनेगी मान लो n2। इनमें रिलेशन क्या है, n1 लैम्ब्डा 1 बराबर n2 लैम्ब्डा 2। आप लिख सकते हो यदि किसी दर्शक क्षेत्र में लैम्ब्डा 1 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लेने पर n1 फ्रिंजें बनती है तथा लैम्ब्डा 2 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लेने पर उसी दर्शक क्षेत्र में n2 फ्रिंजें बनती है, तो n लैम्ब्डा 1 बराबर n1 लैम्ब्डा 1 बराबर n2 लैम्ब्डा 2 होता है। तो मैंने आपको बातें दो चार बातें आपको शॉर्ट में बता दिए, तो आप लिख लेना इनको, फिर अपन करेंगे इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई अभी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।